हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है सोरियासिस। सोरियासिस जिसे हिंदी में छाल रोग और अखरस भी कहते हैं। सोरियासिस एक त्वचा रोग है। सोरियासिस के मरीज़ में देखा गया है कि हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, वो असामान्य रूप से गुणा होने लगती है। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम नॉर्मली हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, वो बनती रहती है और इसके साथ ही जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जिसे हम डेड स्किन कहते हैं, वो छूटती रहती है। इस पूरे प्रोसेस को होने में कम से कम 28 दिन का वक्त लगता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन यही प्रक्रिया सोरियासिस के मरीज़ में 10 गुना तेज़ी से होने लगती है। तेज़ी से होने के कारण ये प्रक्रिया केवल 4 दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से जो चमड़ी है वो बहुत तेज़ी से बनने लगती है और साथ में जो डेड स्किन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगती है। इसी कारणवश अगर हम सोरियासिस के लक्षण की बात करते हैं तो सबसे मुख्य लक्षण यही होता है कि मरीज़ के चमड़ी में जगह जगह पर लाल उभरे हुए दाने देखने को मिलते हैं और इन दानों के ऊपर चांदी की तरह सफ़ेद पपड़ी छूटती रहती है। ये दिक्कत शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। सर से लेकर पैर तक कहीं पर भी सोरियासिस के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो यह दिक्कत दोनों कोहनी में और घुटनों पे और हमारे शरीर के कमर के निचले हिस्से पर ज़्यादातर होते हैं। लेकिन इसके अलावा यह दिक्कत सर पर भी हो सकता है, जिसे हम स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। नॉर्मली लोग इसे रूसी समझकर इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह कॉमन जो रूसी देखने को मिलती है वो नहीं होती है, बल्कि सोरियासिस होता है। उसी तरह यह दिक्कत हमारे हाथों के पंजों में और पैरों के तल्लों पर भी देखने को मिलती है। जिस लोगों को हाथ और पैरों में सोरियासिस होता है, उन्हें लिखने में, हाथ से और काम करने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ की चमड़ी मोटी लाल तो होती ही है, उसके साथ ही वहाँ पर की चमड़ी कटी फटी भी हो जाती है। इसके अलावा सोरियासिस का असर नाखूनों में भी देखने को मिलता है। सोरियासिस में जो हमारी नाखून की जो रंग होती है वो पीली पड़ जाती है। इसके अलावा कई बार नाखून पतले होकर टूटने लगते हैं, तो कई बार इतने मोटे हो जाते हैं कि अपना आकार ही बदल लेते हैं। नाखूनों को छोड़कर सोरियासिस का असर जोड़ों में भी देखा गया है। हर सोरियासिस के मरीज़ में जोड़ों की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिनको सोरियासिस के केस में जोड़ों की दिक्कत आती है उसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियाटिक गठिया कहते हैं। इस केस में जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें दर्द और सूजन देखने को मिलता है। ये मेनली HLA-B27 पॉजिटिव मरीज़ों में कॉमनली देखने को मिलता है। अब क्या है ये HLA-B27? अगर हम सोरियासिस के कारण की बात करते हैं तो सोरियासिस के मुख्यतः बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक सिंगल कारण नहीं होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है हमारे इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव होना। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स की वजह से ओवर एक्टिव हो जाता है और हमारे चमड़ी के कोशिकाओं के बनने और डेड स्किन के इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है उसका संतुलन बिगाड़ देता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक। जिन मरीज़ों में ये HLA जो कि एक जेनेटिक फैक्टर है, वो HLA-B27 या HLA-CW6 पॉजिटिव होता है, उनमें आगे चलकर सोरियासिस होने का और स्पेशली सोरियाटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत ही कॉमन बीमारियों में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर में बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाइयाँ बहुत ही कॉमनली दी जाती है। लेकिन जिन मरीज़ों में सोरियासिस होने की संभावनाएं होती हैं, वे मरीज़ जब इन दवाओं का सेवन करते हैं, उनका सोरियासिस होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह मलेरिया में यूज़ होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सारी दवाइयाँ भी सोरियासिस को बढ़ाती हैं। दवाइयों को छोड़कर अन्य कारण जैसे कि स्ट्रेस, प्रेगनेंसी और कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इन्फेक्शंस
जैसे कि HIV इन्फेक्शन और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये भी सोरियासिस को बढ़ाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर आपको या किसी को भी सोरियासिस के लक्षण आ रहे हैं या सोरियासिस की संभावना लग रही है, तो सबसे पहले वो अपने शहर के चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे उचित परामर्श लेने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सोरियासिस के केस में डॉक्टर्स आपको जब एग्जामिन करते हैं उसके बाद कंफर्म होने के लिए वो आपको बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं। बायोप्सी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायोप्सी मतलब जब हमें किसी बीमारी को कंफर्म करना होता है तो हम चमड़ी के एक छोटे से टुकड़े का नमूना लेकर उसे पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं और फिर जब वहाँ से आपकी बीमारी जब कंफर्म हो जाती है कि हाँ आपको सोरियासिस ही है, तब डॉक्टर आपको कुछ और ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर आपका उचित ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके वजन, आपकी उम्र और आपके डिसीज़ की सिवियरिटी को देखते हुए स्टार्ट किया जाता है। इनिशियल केस में जब आपकी जो सोरियासिस की दिक्कत होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है या कम होती है, तो केवल क्रीम, लोशन और ऑइंटमेंट से ही बहुत आराम आ जाता है। चिकनाई वाले जो लोशन होते हैं, चिकनाई वाले जो ऑइंटमेंट होते हैं, वो हम इन मोटी चमड़ी पे लगाने के लिए देते हैं और कई बार सिर्फ क्रीम और लोशन मात्र से ही ये दिक्कत कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अगर क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट से आपके सोरियासिस में सुधार नहीं आ रहा है तो फिर खाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। खाने की दवाइयों के साथ बहुत से और थेरेपीज़ जैसे कि फोटोथेरेपीज़, लेज़र थेरेपी भी हैं जिससे सोरियासिस का उपचार किया जाता है। अगर हम नई थेरेपीज़ की बात करते हैं तो नई थेरेपीज़ में बायोलॉजिकल्स और बहुत सारे इम्यूनोथेरेपीज़ हैं जो कि सोरियासिस के रोग में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। आखिरी में मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगी। सबसे पहले कि सोरियासिस कोई छूत की बीमारी नहीं है, ना ही कोई जानलेवा दिक्कत है। इसे अगर हम सही समय पे डॉक्टर के पास ले जाकर इसका उपचार शुरू करते हैं तो बहुत हद तक सोरियासिस को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सोरियासिस की जो बीमारी है वो बिल्कुल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तरह है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी में हम बीमारी के जड़ के पीछे नहीं जाते हैं, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने दिनचर्या से, एक्सरसाइज से, खाने पीने से और कुछ दवाइयों से अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह सोरियासिस को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी जो दिनचर्या है, मॉइस्चराइज़र लगाने से, आपके सही तरीके के नहाने से और कुछ 1-2 दवाइयों की हेल्प से हम सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रही सारी सोरियासिस से रिलेटेड जानकारी। अगले आने वाले सेशन में हम और टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक थैंक यू।